Hello everyone, good evening to all. How's the jobs? So finally this is the last login for TMP1 batch. आज के बाद कभी भी इस लॉगिन आईडी से दोबारा लॉगिन नहीं किया जाएगा. Can you hear me? My voice is audible to all of you. Everything is perfect. The screen is visible. चलिए, तो माहौल सेट है, सफर को आगे बढ़ाया जाए. Everything is perfect. स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर माइक ऑन कर दीजिएगा. देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो एंड में ऑन करूंगा. ठीक है, अभी तो नहीं. अभी तो आज का जो टारगेट है पहले उसको अचीव करेंगे. और अब आपका 2 से 3 दिन के अंदर एंथ्यूज का सेशन स्टार्ट होने वाला है. तो इस बार शुरुआत एकदम शानदार होनी चाहिए. अब असली सफर शुरू होगा भाई, याद रखिएगा इसको. ठीक है, अगर आईआईटी में अच्छी रैंक चाहिए तो आईआईटी में अच्छी रैंक उन्हीं लोगों की आती है जिनका 12th बहुत शानदार रहा. क्योंकि एलिन में जितना सिलेबस अभी तक आपको 11th में पढ़ाया गया, 11th में अब तक आपको जितना भी सिलेबस पढ़ाया गया उसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 30%. अभी मैदान में 70% बाकी है. %70 सिलेबस इज रिमेनिंग. इवन 11th के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको 12th में पढ़ाए जाएंगे. एसएचएम, वेव्स, ग्रेविटेशन. और याद रखना, जितने भी स्टूडेंट्स शानदार रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं उनकी 11th स्ट्रांग नहीं होती है. आपकी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है. जिसकी 12th स्ट्रांग होती है ना, उसी का सिलेक्शन होता है. 11th तो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है. असली मूवी तो पूरी 12th में मेरे भाई बाकी है. अब तो पूरी पिक्चर है तुम्हारे हाथ में. तो जो गलतियां 11th में हुई वो 12th में कोई भी रिपीट नहीं करेगा. अपने आप से कमिटमेंट करना है भाई, और फुली एनर्जेटिक होकर के सिर्फ ये सोच करके मेहनत करनी है कि हमें जो भी हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर जिस तरीके से हमें गाइड करें, हमें जो जो चीजें बोले वो हमें सब सीखना है. क्लियर? और एक और बात बता देता हूं, अगर आप ये मत सोचिए कि आपको 11th पूरी आ गई है, अब आपको 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है. सीखने का स्कोप हमेशा रहता है. 11th का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11th में बॉन्ड बन गए. अभी हमें 11th में बहुत कुछ सीखना है. जब भी हमारे सामने नए क्वेश्चंस आए, हमें अटेम्प्ट करने हैं. हमें जेई एडवांस के एग्जाम से पहले तक सीखना है. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे. जब भी समय मिलेगा 11th को रिवाइज करेंगे. और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा कि अभी यहाँ पर सीखने का बहुत बड़ा स्कोप बाकी है. तो ऐसा नहीं है कि 11th कंप्लीट हो गई है. 11th कंप्लीट नहीं हुई है. 11th के बस आपको बेसिक फंडे अभी आए हैं. अभी तो असली जंग शुरू हुई है. तो याद रखिएगा, 12th क्लास में भी हमें प्रॉपर 11th का रिवीजन करना रहेगा. उसके लिए भी आपको समय समय पर वक्त निकालना होगा. 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी. तब जाकर के आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं. और 12th में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें 11th के चैप्टर्स भी आया करेंगे. वो आपको पहले से बता दिए जाएंगे. आपकी क्लास में जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स रहेंगे वो आपको उसी तरीके से गाइड करेंगे. तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप सभी लोग सिंसियरली फॉलो करिएगा. और याद रखिएगा कि अगले, सुन लेना ध्यान से जो बात बोलने जा रहा हूं,
अगले 7 मंथ्स आपकी जेई के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट 7 मंथ्स आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। 7 महीने में तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम्हारी कितनी रैंक आ सकती है, तुम्हें कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगले 7 महीने पूरी जिद के साथ मेहनत करनी है, बिना किसी लालच के। सिर्फ ये सीखना, सॉरी सिर्फ ये सोचना कि अभी सीखने के लिए बहुत स्कोप बाकी है। क्लियर? और एक सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा। जिसने 12th क्लास में रेगुलरली होमवर्क किया, क्या किया, होमवर्क, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन पक्का है। जो होमवर्क करेगा और डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेगा, उसका सिलेक्शन कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। और एक और बात याद रखना, ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट के 11th क्लास में कुछ ना कुछ तो बैकलॉग्स रह ही गए होंगे। किसी के थोड़े कम होंगे, किसी के थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, किसी के थोड़े कम होंगे, किसी के थोड़े ज्यादा होंगे। लेकिन 12th क्लास में एंटर होने के बाद इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। वक्त के साथ धीरे धीरे तुम्हारे बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगे। तुम्हें 12th में अपने आप को फुली डिवोट करना है, अपनी एनर्जी को फोकस करना है। ये नहीं कि 12th में सर क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ बैठ करके रो रहे हैं, हाय तौबा मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो ये चैप्टर छोड़ दिया था, या मैंने तो इस चैप्टर की शीट ही नहीं करी थी। रोना नहीं है, क्लियर? सीखना है। और जो होमवर्क और डिस्कशन करेगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी रैंक शानदार आएगी। अब तुम देख लो कि तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए या रैंक शानदार चाहिए। चलें फिर सेशन स्टार्ट करें। और एक और बात बता देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, 12th में जाओगे तो सब अलग अलग बैचेस में डिवाइड हो जाओगे। ठीक है, जो भी बैच मिले उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। इस जद्दोजहद में मत लगे रहना कि मेरे दोस्त को कौन सा बैच मिला, मुझे कौन सा बैच मिला, उसको कौन से सर पढ़ाते हैं, मुझे कौन से सर पढ़ाते हैं। ये एटीट्यूड जो है ना, इस एटीट्यूड से आप अपना ही नुकसान करोगे, और आपने किया भी है नुकसान। तो ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपको जो भी बैच मिले उसे एक्सेप्ट करो, और जो भी टीचर पढ़ाए, हर टीचर अपने आप में इस फील्ड का खिलाड़ी मिलेगा तुम्हें, और जिससे पढ़े हुए पता नहीं कितने लोग आईआईटीएंस बन चुके होंगे। तो आपको तो क्या करना है ना, उसका अंधभक्त बनना है। वो जो बोले, जैसे बोले, उसमें जी सर, बिल्कुल सर, एकदम आंख बंद करके बिना कोई सवाल जवाब किए सर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको सभी को सिंसियरली फॉलो करना है। 12th क्लास में एंटर हो गए, काफी सारे नए एक्सपीरियंस्ड टीचर से आपकी मुलाकात होगी। इवन ऐसे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपकी उम्र से भी ज्यादा होगा, जिन्होंने पता नहीं कितने टॉप आईआईटीएंस बना दिए होंगे। तो जो जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट करे, जस्ट फॉलो इट। यू डोंट कंपेयर, यू डोंट थिंक अबाउट इट कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हर कोई बंदा 12th में जो भी तुम्हें मिलेगा, जिस भी सब्जेक्ट का मिलेगा, वो उस फील्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, उसका बहुत बड़ा नाम होगा, ये याद रखना। ठीक है, वो जैसे तुम एंटर करोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा अपने आप। जो भी तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ा रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, लेकिन हर बंदा अपने फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा। तो वहां पर ये नर्चर वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा
कि रो लिए, थप्पड़ मार के भगा देंगे वो। तो वहां पर ये सब हरकतें नहीं करनी है। वहां पर कभी ये नहीं करना है कि अरे सर मैं क्या करूं, मैं रिवीजन करूं, मेरी 11th, ये सब नहीं, ये सारी हरकतें मत करना उनके सामने। मैं पहले बता दे रहा हूं, अभी से गाइड कर दे रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंटर करना, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए कि तुम्हें देख करके जो भी फैकल्टीज मिले वो ये कहें कि यार बहुत शानदार बैच है। और जब ये पूछें कि भाई किसने फिजिक्स पढ़ाई थी, तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो देख के बोल देंगे पक्का यार आर वाई सर के स्टूडेंट। भाई का नाम चलता है, और भाई की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, याद रखना है बात, ठीक है? मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस करना है कि टीचर ये सोचे यार गजब के स्टूडेंट मिले। ऐसा फेज या ऐसा बैच तो मैंने देखा ही नहीं जिसके स्टूडेंट इतने हाईली एनर्जेटिक हैं, इतनी शानदार फिजिक्स आती है, और फिजिक्स की फील के साथ उसको डेप्थ तक पढ़ते हैं। मतलब इतना गजब का रिस्पांस करना कि जो भी फैकल्टीज तुम्हें पढ़ा रहे हो ना, वो देखते ही बोले कि पक्का आरवाई सर के स्टूडेंट हो क्या तुम, ठीक है? तो आरवाई रॉक होना चाहिए। वहां पे मुझे शौक मत कर देना कि कोई टीचर आकर के मुझसे कहे कि अरे सर क्या पढ़ाया था यार, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं आते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस। तुम्हें पता है भाई का इलाके में नाम बहुत है, और वो नाम बरकरार रहना चाहिए, वो नाम और आगे जाना चाहिए, उस नाम को दबाना नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आप नहीं पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ाऊंगा यार, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बिना तो मुहूर्त हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। लेकिन किस बैच में पढ़ाऊंगा ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता। ये मुझे जिस बैच में बोला जाएगा मैं उस बैच में पढ़ा दूंगा जाकर के। नौकरी तो करूंगा ना यार। नौकरी करना छोड़ दूं? हो सकता है कि आप में से किसी एक आध स्टूडेंट को पढ़ाऊं, मतलब कुछ को पढ़ाऊंगा कुछ को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब तो अलग अलग बैचेस में जाएंगे ना। आपके पास एलिन का मैसेज आ जाएगा कि बैच अलॉटमेंट कैसे होगा, क्या होगा। और मेरी एक गुजारिश और है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, एक मजबूरी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हर टीचर बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि 2D प्लेन है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो अब आप लोग अपनी आगे ऑफलाइन क्लासेस को ही कंटिन्यू करिएगा, ठीक है बेटा? अगर संभव हो, अगर नहीं है कोई दिक्कत है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जल्दी से जल्दी जब भी पॉसिबल हो जाए तो आप आगे, मतलब आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि आप पूरा सेशन ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन ही कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन काफी कम हो पाता है, और 12th में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और बात बता देता हूँ कि अब जो बैचेस होते हैं ना 12th के बैचेस, वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि TMP1 TMP2 चलेगा, कोड ही बदल जाएंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर आप क्या TMP1 में पढ़ाओगे? अब TMP1 बैच तो आज के बाद खत्म हो जाएगा। आज के बाद मेरे शेड्यूल में, मेरे लोगों में कभी भी TMP1 लिखा हुआ ही नहीं आएगा, ठीक है? आज मैंने जो LM प्लस पर लॉग इन किया है, दिस इज द लास्ट लॉग इन ऑन TMP1। अब बैच चेंज हो जाएंगे, अब सीरीज बदल जाएगी। अब ई करके कोई सीरीज आएगी, ई या TM करके कुछ आएगा। तो बैचेस सफल हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि TMP1 TMP2 वही चलेंगे पुराने वाले। ओके, तो चलिए सफर शुरुआत करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, जल्दी से कुछ चीजें जो बची हुई हैं, एक दो चीजें अधूरी, उसको मैं जल्दी से कवर अप करता हूं। उसके बाद मैं जेई एडवांस और S2 का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, ठीक? हाँ, वो रिजल्ट तो वैसे मैं अनाउंस नहीं कर पाया, लेकिन 3 नोट्स शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे जो कि मुझे काफी शानदार लगे, और हर नोट्स में कुछ खास बात थी, और वो मैंने नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किए हैं।
तो एक बात याद रखिएगा कि उन नोट्स को एक बार ऑब्जर्व करिए और देखिए उन नोट्स में क्या खास बात है। जैसे कि 3 स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, उसमें नयन, गुंजन और श्रेयस। जैसे नयन के नोट्स को आप ऑब्जर्व करिएगा, नयन ने अपने शॉर्ट नोट्स में हर उस बात को नोट डाउन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर उस बारीकी को लिखा है जिन चीजों को हमें सवाल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप गुंजन के नोट्स को देखिएगा कि उसने किस तरीके से पूरे चैप्टर को बहुत प्रॉपर तरीके से कम पेजों में समराइज कर दिया और सब कुछ कवर अप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप सीरियस के नोट्स को देखिएगा, आपको इन तीनों नोट्स में कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो वाकई में काफी काबिले तारीफ हैं। और देखिए सभी ने नोट्स भेजे थे, ऑब्वियस सी बात है कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लग रहा होगा कि सर ने मेरे सेलेक्ट नहीं किए। देखिए बुरा मत मानिए, या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं, तो हार जीत कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और विनर कोई एक नहीं है, ये तीनों विनर है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि इन तीनों में से किसको विनर बोलूं किसको नहीं बोलूं। तो ये तीनों विनर हैं। ठीक है, और आज एक बार इनके नोट्स देखिए और देखिए कि आपके नोट्स में कहाँ पे क्या कमी है। कुछ लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े नोट्स बना लिए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पूरे क्लास नोट्स ही छाप दिए हैं। ठीक, तो एक बार देखिएगा आप। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। हाँ भाई, तो मैं अभी थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, पहले उसको बता देता हूं आपको, एंड दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। है ना, बर्नौलीज की एप्लीकेशंस बची हुई हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मैग्नस इफेक्ट की। वैसे तो आपने पैराग्राफ पढ़ रखा होगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। मैंने आपको पीडीएफ भेजा ही हुआ था। ठीक है, मैग्नस इफेक्ट में, जैसे कि मैग्नस इफेक्ट हमें जनरली किसमें देखने को मिलता है, जैसे कि सपोज हमने एक बॉल को हवा में फेंका। जब हमने बॉल को हवा में फेंका तो हमने क्या किया, उस बॉल को इस तरीके से घुमा दिया। मतलब ये है बॉल के सेंटर की वेलोसिटी, और ये है उसकी एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये है v स्पीड और ये है उसकी एंगुलर स्पीड। तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ चुके हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस आर ओमेगा, और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस आर ओमेगा। अब एक बात बताइए, जो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रीमलाइंस बनाऊंगा तो ऊपर वाले स्ट्रीमलाइंस ज्यादा पास पास में होंगे क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, और नीचे जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो इस तरीके से दूर दूर होंगे, क्योंकि ऊपर वाले हवा के पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होगी और नीचे वाले हवा के पार्टिकल्स की स्पीड कम होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आप लॉजिकली खुद सोच करके बताना, अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो अगर सपोज ऊपर वाला जो प्रेशर है वो P1 हुआ और नीचे वाला प्रेशर P2 हुआ, तो P1 और P2 में से कौन ज्यादा होगा? आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली P1 की जो वैल्यू है वो P2 से कम होगी। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे से जो फोर्स लगेगा, यहां से जो बेटा फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, जिसको मैं F2 बोल रहा हूं, और ये जो फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और F2 की वैल्यू F1 से क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। उसकी वजह से बॉल हवाई हवा में डिफ्लेक्ट होगी। जैसे अभी तो मैंने ऐसे घुमाया, अब आप इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे सोच करके देखिए, जब बकार यूनिस ऐसे हवाई हवा में बॉल को अंदर की तरफ लाता था तो कैसे लाता था। देखिए
बकार यूनिस उस बॉल को जब फेंकता था तो उसको इस एक्सिस के अबाउट भी उसको एक ओमेगा दे देता था। अब आप लॉजिकली सोचिए, अगर इस एक्सिस के अबाउट उसने ओमेगा दे दिया तो आगे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी और पीछे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी। मानते हो इस बात को? आगे वाले पार्टिकल्स की जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी होगी v प्लस ओमेगा और पीछे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी v माइनस ओमेगा। तो उसकी वजह से आगे और पीछे से लगने वाले फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और जब बैलेंस नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, हवाई हवा में बॉल इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है जिसको हम स्विंग बोलते हैं। बोलते ना, हवाई हवा में इस तरीके से घुमाओगे तो इन स्विंग करेगा और इस तरीके से घुमा दोगे तो आउट स्विंग करेगा। प्लास्टिक की बॉल बहुत अच्छे से स्विंग कर जाती है क्योंकि प्लास्टिक की बॉल बहुत लाइट वेट होती है। तो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और इसी कॉन्सेप्ट पे ना सारे प्रिंसिपल वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एयर लिफ्ट की, एयर लिफ्टिंग की, ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा होगा, नहीं मतलब लिखा नहीं होगा, ये पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, इस पीडीएफ से देख लीजिएगा। अब देखना, एयर लिफ्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो विंग्स होते हैं, विंग्स वो कुछ इस तरीके के होते हैं, एक मिनट, लाइक दिस। ऊपर वाली मैंने एग्जैक्ट शेप तो नहीं बना पाया, लेकिन ऊपर वाली सरफेस थोड़ा ज्यादा बड़ी होती है, छोटी वाली नीचे वाली सरफेस थोड़ा सा छोटी होती है। तो देखना भाई, उस दिन कोई चिल्ला रहा था कि आपने एरोप्लेन नहीं पढ़ाया, एरोप्लेन नहीं पढ़ाया। ये लो भाई, देख लो एरोप्लेन। अब होता क्या है कि जब यहां पर स्ट्रीम लाइंस ऊपर से जाती हैं, जब एयर यहां पे टकराती है तो एयर ऐसे निकलती है। तो ये शेप कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो स्ट्रीम लाइंस ऊपर से निकल रही होती हैं वो ज्यादा क्लोज क्लोज होती है, और जो स्ट्रीम लाइन नीचे से निकलती है वो दूर दूर रहती है। तो अगर ऊपर वेलोसिटी v1 है और नीचे वेलोसिटी v2 है तो डेफिनेटली v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा हो जाती है। तो v1 v2 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है p1 विल बी लेस देन p2। दिस इज एरोडायनेमिक्स, जो कि आपकी फॉर्मूला रेसिंग कार में भी वर्क करता है। फॉर्मूला रेसिंग कार की जब हम विंग्स को डिजाइन करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। फॉर्मूला रेसिंग कार में इसका उल्टा करते हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊपर से फोर्स बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं हो कि पता चले स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते गए वो हवा में आ जाए, फॉर्मूला कार जो है प्लेन बन जाए पता चले। तो वहां पर जब एरोडायनेमिक्स लगाते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राउंड सरफेस पर लगाने वाला नॉर्मल फोर्स बढ़ना चाहिए, मतलब ऊपर वाला फोर्स बढ़ना चाहिए, नीचे वाला फोर्स कम हो जाना चाहिए। तो इसकी वजह से आपने देखा भी होगा उसमें स्पॉयलर्स लगाते हैं पीछे की साइड में, अगर आपने देखा हो तो वहां पे जो स्पॉयलर्स लगे होते हैं वो इस तरीके से अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। वो जो स्पॉयलर लगे होते हैं उनका मेन पर्पस यही होता है कि ऊपर से कार पे हवा की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बढ़ाएं। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। समझे भाई? तो सब में कॉन्सेप्ट वही है। जैसे कि यहां पर ये वाला आप देख पा रहे हो, ये देखो, यहां पर जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो ऊपर v लार्ज हो गया तो p स्मॉल हो गया, नीचे v स्मॉल है तो p लार्ज हो गया, जिसकी वजह से क्या करता है, अपवर्ड फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर है तो नीचे से ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर से कम फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो लिफ्ट करने लगता है। और जब प्लेन को लैंड कराना होता है तो आपने देखा होगा, अगर आप प्लेन वगैरह में बैठे हो या देखे हो तो उसमें प्लेन में जो विंग्स होती है उनका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, और ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं चेंज होने लग जाती है। जब प्लेन को लैंड कराना होता है तो आप देखिएगा उसके विंग्स का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, इस तरीके से ओपन करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, इसी प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। ये आपके घरों में वो होता है ना स्प्रे जिससे आप मच्छर मारते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पुश करते हैं। जब आप इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे जो एयर होती है, एयर उसकी स्पीड हाई हो जाती है। होली वाली पिचकारी देखी होंगी बचपन में, अमीरों के शौक थे। यहाँ पे जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है।
अब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर है पी नॉट। एक बार जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ लिया इसी प्रिंसिपल पे। यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का प्रेशर है पी नॉट। अब आप सोचो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, तो जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो फ्लूइड इस तरीके से चल करके ऊपर जाने लग जाता है, लाइक दिस। और यहाँ पे जो एयर है उस एयर के साथ मिक्स होकर के इस तरीके से बाहर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ये कटिंग वाले के पास भी होता है, वो 5 रुपए में जो कट करता था ना बाल करके, उसके पास भी होता था। आजकल तो काफी मतलब अब तो वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गया यार, क्या नाम होता है जहाँ पे बाल बाल कटाते थे, आजकल तो कुछ और बोलते हैं ना, सैलून। वहां बाल थोड़ी ना कटते, वहां तो जेब कटती है भाई साहब सैलून में। वो लोग आजकल बाल थोड़ी ना काटते हैं, वो बाल के अलावा बहुत कुछ काट देते हैं भाई साहब। जब बचपन में मैं, ये याद है जब पिताजी लेकर के जाया करते थे 5 रुपए में बाल कट जाते थे बढ़िया। और अब जब मैं सैलून वगैरह जाता हूँ तो भाई साहब पता नहीं बाल के अलावा क्या क्या सर्विस दे देते हैं और जेब काट लेते हैं अच्छे से। मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ये सैलून वैलून ये सब के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। तो भाई साहब रुड़की में एक नया सैलून खुला था, वहां पे लोरियल का था, पता नहीं किसका था, याद नहीं आ रहा। तो हमने कहा भाई क्रेज था, हम चले गए एक दिन। हमने कहा चलो यार बढ़िया जगह कटवाएंगे बाल, क्या दिक्कत है, वैसे तो 15-20 रुपए में कट जाते थे भाई। हमने कहा थोड़ी यार रही सी दिखा लेते हैं। तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या 50 रुपए लग जाएंगे और क्या है। हम चले गए भाई साहब। अब हम वहां पहुंचे तो भाई साहब उसने पहले बाल शैम्पू एम्पू किए, ड्रायर व्रायर लगाया, हम बड़े खुश यार, गजब यार, शैम्पू तो आज तक हमने खुद नहीं किया, ये खुद कर रहा है हमारा। फिर उसके बाद सर बाल उसने कटिंग वटिंग करी, ठीक है भाई कटिंग, फिर सर ये भी कर दूं क्या, ये भी मसाज, ये कर दूं वो कर दूं। उसने पता नहीं इतने सारे नाम लिए, भाई को तो कुछ पता ही नहीं था। तो भाई उसने बोला सर ये कर दूं, मैंने कहा हाँ। मैं भी थोड़ा स्टाइल मार रहा था जिससे कि ये दिखाई दे कि मैं पहली बार नहीं कटवा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं, आप ये वाला कर दीजिए, ये वाला। इस तरीके से भाई साहब वो बार बार मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ बताता रहा कि सर आप अपने बालों में ये स्पा करवा लीजिए, इससे डैंड्रफ चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा कौन सा वाला है, मैं भी स्टाइल मार रहा था, है ना। मैंने कराता रहा, पैसे वैसे का मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 200 रुपये ले लेगा और क्या है, चलन दो। चलन दो, क्या दिक्कत है। तो भाई साहब लगभग 2 घंटे तक वही सैलून में माहौल सेट रहा। अब उसके बाद भाई साहब मैंने बोला भाई कितने पैसे हुए, तो कहता भाई साहब 1200 रुपये हो गए। मैंने कहा भाई 1200? अब भाई उस समय 1200 रुपये बहुत बड़ी बात थी। अब तो चलो कोई बात नहीं है, अब तो 1200 रुपये की कोई कीमत नहीं रही, लेकिन उस समय 1200 रुपये बहुत बड़ी बात थी। मतलब 1200 रुपये, मैंने कहा तुमने 1200 रुपये तो मैंने बचपन से आज तक नहीं दिए होंगे अगर जोड़ लूंगा तो मैं, है बचपन से आज तक के जितनी बार बाल कटाए उनको जोड़ लूंगा ना, 5 रुपए 10 रुपए तो 1200 नहीं होंगे, तू क्या कर रहा है भाई। तो कहता नहीं सर 600 रुपए इस पा के हो गए, 200 रुपए इसके हो गए, 100 रुपए उसके हो गए। मैंने कहा यार ये तो, भाई साहब वो दिन मुझे आज भी याद है। मुझे 3 दिन तक भाई साहब नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा बताओ यार 1200 रुपए में तो मैं कहीं जाकर के बढ़िया खाना खाता मस्त एकदम, उसको 1200 रुपए देकर के आने पड़े। पैसे थे नहीं भाई जेब में, मुश्किल से 500 का एक नोट डला हुआ था, लेकिन एटीएम कार्ड रखा हुआ था। तो उस टाइम पे तो ये मशीन वगैरह भी ज्यादा नहीं चलती थी, पेटीएम गूगल पे तो होता ही नहीं था उस समय। तो फिर बगल में एटीएम था, वहां से पैसे निकाल के लाया और भाई को पैसे दे करके आया। बड़ा दुख हुआ भाई उस समय। तो उस समय दुख इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वो 1200 रुपए मेरे नहीं थे, पिताजी के कमाए हुए थे, पिताजी के पैसों पे जीवन चल रहा था कॉलेज में। तो बड़ा दुख हुआ यार। अब समझ भी नहीं आ रहा था कि पिताजी को क्या बोलेंगे। पिताजी को अगर पता चल गया 1200 रुपए के बाल कटे हैं तो पता चलेगा मुझे ही काट देंगे पकड़ के, कहेंगे नालायक 1200 रुपए में क्या कटवाया है भाई तू। मैंने कहा पिताजी को तो बताऊंगा नहीं, ये बोल दूंगा पिताजी 2 किताब खरीदनी पड़ी वो मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग की, इस चक्कर में मेरे पैसे चले गए। मैंने कहा पिताजी को बताना तो कोई मतलब नहीं है भाई। तो मुझे वो दिन याद है। अब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं हमेशा ही सैलून वैलून में कटवाता हूँ, अब तो अपना पैसा है, तो 1200 क्या 2000 भी खर्च कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम बड़ा दुख होता था यार, पिताजी का पैसा था, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ था,
और इतना खर्च करे है। तो मुझे वो दिन एकदम से याद आ गया, जैसे किसी ने बोला कि अरे सर वो सैलून वाली बात। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीजों का, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है। तो देखिए ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कशन निपटाते हैं, ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। S2 को निपटाना शुरू करते हैं। करके आए हो S2 और जेईई एडवांस? डिस्कशन जल्दी से निपटा लेते हैं, और तो सब कंप्लीट ही अपना। तो फटाफट आप शीट ओपन कर लीजिएगा भाई, और S2 निकाल लीजिए। S2 में शुरुआत के क्वेश्चन अच्छे थे, उसके बाद तो चूरन है। अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर तो अच्छा गया ही होगा सभी लोगों का। क्यों भाई, पेपर सही हुआ तुम लोगों का? जैसे रिजल्ट देखा था, काफी लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, आसान आया था पेपर तो काफी। तुम्हारे लेवल का ही नहीं था पेपर, चूरन पेपर था एकदम। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, कुछ पेपर में एरर आए हैं, उसकी वो करेक्शन करा दी जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन वो एकदम से समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया समझिएगा जरा, कि आपके पास एक ग्लास बीकर है बेटा, और इस ग्लास बीकर को आधा पानी से भरा हुआ है। जब हम आधा जस्ट इसके अंदर पानी भरते हैं ना, तो ये कंडीशन है जस्ट फ्लोट करने की। जस्ट फ्लोट करने की मतलब क्या है, उस कंडीशन में ये जस्ट पूरा पानी के अंदर होगा, इस तरीके से। मतलब ये बोला जा रहा है, अगर आपने इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा है वो आधे से थोड़ा भी ज्यादा भर दिया तो ये डूब जाएगा। लैंग्वेज को समझिए, अगर इस कंटेनर के अंदर जो आप पानी भर रहे हैं उसको आपने हाफ, आधे से भी ज्यादा भर दिया तो ये डूब जाएगा। तो मैं जस्ट वो वाली कंडीशन ले रहा हूं जब मैंने पानी यहाँ पे आधा भरा हुआ है। एक बात बताना, इसका इंटीरियर वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पानी आधा भर दिया तो कितना भर दिया? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस समय ये कह सकता हूं, जस्ट इसके ऊपर जो भी बाइंड फोर्स लग रहा होगा, वो बाइंड फोर्स क्या इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। और mg कितना होगा आप खुद सोच करके बताइए। देखिए बीकर का मास दिया हुआ है 390 ग्राम, और अगर आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर दिया तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1 ग्राम होती है। तो टोटल मास कितना हो गया? 390 प्लस 250 ग्राम इंटू जी लिख देता हूं। क्या इतना होगा भाई mg? ये है कंटेनर का, और ये किसका है? पानी का। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ अ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। तो ऐसे लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। जी से जी कैंसिल। और यहां पर रो ऑफ वाटर तो मुझे पता ही है 1 होगा ग्राम पर सीसी। लेकिन एक बात बताइएगा बेटा, ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, ये तो टोटल वॉल्यूम है ना ये वाला। तो ये टोटल वॉल्यूम कैसे लिखोगे? इसमें से 500 तो अंदर वाला ही हो गया, प्लस 500 तो अंदर वाला हो गया, प्लस कंटेनर का वॉल्यूम कैसे लिखोगे?
कंटेनर का मास दिया हुआ 390 ग्राम, तो प्लस 390 बटे कंटेनर का वॉल्यूम, कैसे लिख सकता हूं, ये बराबर कर दो किसके, 390 प्लस 250 के। क्या यहां से कंटेनर का वॉल्यूम निकल आएगा? खत्म हो गया सवाल। कितना आसान था, नहीं समझे? हाँ सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया भाई, 500 प्लस मास लिख रहा हूं ना, नहीं नहीं वॉल्यूम लिखना है ना, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। हाँ डेंसिटी पूछी गई, ये अभी सही लिखा है। बहुत आसान है H2, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा H2 का एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो ज्यादा टफ हो या बहुत लेंदी हो। जितना मैंने पढ़ा है उससे H2 हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? देखो टोटल वॉल्यूम में एक तो अंदर वाला वॉल्यूम लिखोगे ये, और इस कंटेनर के मटेरियल का भी तो वॉल्यूम होगा, जो कि कितना होगा, उसका मास अपॉन उसका डेंसिटी। यहां से आप डेंसिटी निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है। समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक पहले आपको कोन दिया हुआ है, कोन पढ़ो सभी लोग। और इस कोन को जब रखा गया तो ये देखा गया कि कोन का जो पोर्शन पानी के अंदर है या उस लिक्विड के अंदर है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 0.8। इसका मतलब समझ गए होगे तुम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी डेंसिटी रो है और इस लिक्विड की डेंसिटी रो 1 है, तो रो 1 की जो वैल्यू है, रो 1 अपॉन रो की वैल्यू 0.8 दी हुई है। ये बात समझ आई? रिलेटिव डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, नहीं उल्टा लिख दिया। अगर इतना सबमर्ज है तो कौन लाइट है? रिलेटिव डेंसिटी दी है ना, तो रो अपॉन रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.8। अभी ठीक है, रो 1 इसका, ये है पहली सिचुएशन। एक बात बताना, अगर मैं अभी तुमसे ये पूछूं इसके mg को कौन बैलेंस कर रहा है, इसके mg को कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो वेट ऑफ अ डिस्प्लेस लिक्विड। अगर मैं ये कहूं कि इसका रेडियस r था और इसकी टोटल हाइट h है, तो आप लोग समझदार हैं, अगर ये h/3 तो ये कितना हो जाएगा, r/3। तो अगर मैं बाइंड फोर्स लिखना चाहूं तो बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। मानते हुए बात, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो 1 लिख दिया, इंटू जी। क्या ये बात समझ आई? और आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा mg लिखने का तरीका क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय जी। तो देखो यहां से r और h में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा आपके पास। सही लिखा है मैंने? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ कंटेनर इनटू c। और डेंसिटी ऑफ कंटेनर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। क्या यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़िए। another liquid of density rho is filled in it up to the 1/3 of its height। यहां पर उन्होंने एक और लिक्विड भर दिया गया है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और द कोन फ्लोट्स अप टू हाफ इट्स वर्टिकल हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया तुम्हें? यही क्वेश्चन की लाइन है तो समझना होगा। अब यहां पर एक और लिक्विड भरने के बाद उस लिक्विड को कितनी हाइट तक भर दिया, h/3 तक, और लिक्विड कितना बाहर निकला है, h/2। तो आप लोग समझदार हैं, ये समझ में आ गया होगा कि नीचे वाले लिक्विड में पहले कितनी हाइट सबमर्ज थी, h/3 थी, अब कितनी सबमर्ज होगी, h/6।
समझ आया? क्योंकि देखो h/3 तो बीच वाले में हो गया, इस तरीके से। अब आपको फिर से दोबारा क्या करना है, फिर दोबारा से बाइंड फोर्स को mg के बराबर कर देना है, लेकिन इस बार बाइंड फोर्स लिखेंगे तो इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। क्या दोनों का मिलाकर के बाइंड फोर्स लिख पाओगे? हाँ सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, ये बोला है कि another liquid is filled in it up to the 1/3 of its height। सॉरी, ये जो लिक्विड भरा है ये इसके अंदर भरा है, बाहर नहीं भरा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लिक्विड को अंदर भर दिया है 1/3 हाइट तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये जो है ये कितना है, h/2, अभी ठीक है भाई, वो लिक्विड बाहर नहीं भरा, अब अंदर भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी फिर से बाइंड फोर्स को mg के बराबर कर देना, लेकिन अब mg सिर्फ इसका नहीं आएगा, जो पानी भरा है उसका भी आएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो हाइट है ना, ये r है और ये हाइट हमें निकालनी है, दोनों तरफ के फोर्सेस को बराबर कर देना, बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 5 में डाउट आ रहा है कुछ लोगों को, 5 तो बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा एक बात बताना, कितना पानी भरा गया है? 750 ग्राम। ये 750 ग्राम इस पूरे कंटेनर में भरा हुआ है। तो एक बात बताना, जितने इलाके में पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम लिखो, पाई r² इंटू एच प्लस पाई इंटू स्मॉल r² इंटू एच, दिस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 750 ग्राम। क्या मैंने सही लिखा है? अभी यहां पर इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, और जो इस पाइप में पानी भरा होगा उसका वॉल्यूम ये होगा, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 750। इज इट क्लियर? पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, एक बात बताना मुझे, यहां पर इधर जो भी फोर्स लग रहा होगा इस हाइट की वजह से, जो प्रेशर की वजह से, कितना आएगा? रो जी एच। पी नॉट को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, अगर आप पी नॉट ले भी लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पी नॉट ऊपर से भी लगेगा, और अगर पी नॉट कंसिडर किया तो यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, तो पी नॉट नीचे से भी लगेगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो आप पी नॉट को ना भी कंसिडर करें तो आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताना, यहाँ नीचे से जो फोर्स लग रहा है रो जी एच, ये तो प्रेशर हो गया, इंटू कितने एरिया में लग रहा है ये फोर्स, आई इंटू कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। समझ आ रहा है? और ये किसके बराबर होना चाहिए? उसके mg के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही फोर्स तो है प्रेशर का जो उसके mg को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस फोर्स को आप mg के बैलेंस कर दीजिए। समझ आया ये क्या किया है? दूसरी इक्वेशन है फोर्स एनालिसिस, पहली इक्वेशन है वॉल्यूम कंजर्वेशन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो एक वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर आता जाएगा बाइंड फोर्स कम होता जाएगा, तो आपका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए जब ये x अंदर होगा उस समय एक फोर्स आपने लगाया, एक बाइंड फोर्स लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है? mg। एक बात बताना, F ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, किसी जनरल टाइम t पे बात कर रहा हूं। तो एक बात बताना, ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो क्या उसकी वैल्यू mg माइनस बाइंड फोर्स होगा या नहीं होगा? और बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखोगे? एरिया इंटू एक्स
इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और mg को क्या लिखोगे, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, क्योंकि कितनी है 500 इंटू जी। देखना यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स आ गया जो x के साथ चेंज हो रहा है, एक ऐसा फोर्स आ गया जो x के साथ चेंज हो रहा है, और एक वेरिएबल फोर्स का वर्क आपको निकालना आता है, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। लिमिट लगा दीजिएगा 0 से हाफ। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद? समझ आया मैंने क्या किया? आपको ये बात समझ आई कि आप जिस फोर्स से इसको ऊपर खींच रहे हैं वो फोर्स लगातार क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप इस कंटेनर को बाहर निकालते जाएंगे बाउंड फोर्स कम होता जाएगा, और ये हमें पता है कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो mg के बराबर है, तो ये तो कांस्टेंट है। समय के साथ ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स घटेगा, और ये फोर्स x के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं, और सॉल्यूशंस अवेलेबल है आपके पास, देखिए वहां से। 7 8th में डाउट आ रहा है। 8th तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, 8th में डाउट कैसे आ सकता है? अच्छा एक बात बताना, इस क्वेश्चन में सी पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं डी पॉइंट पे डायरेक्ट वेलोसिटी लिख सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं डी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 होगी? क्योंकि यहां पर वही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, क्योंकि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है। अब यहां पर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया हुआ है, इफ अ क्रॉस सेक्शन एट सी इज 1/2 दैट ऑफ डी। अब आप सी और डी पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा करके क्या सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, तो आपको समझ में आ रहा है एरिया आधा है तो सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी डबल हो जाएगी 2gh1। क्या ये समझ आया? ओके, आपको सी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पता चल गई तो आप सी और डी वाले पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, और सी पॉइंट का आप प्रेशर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रेशर एट पॉइंट सी बराबर, सॉरी, प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस हाफ रो इंटू वी सी का स्क्वायर, और वी सी की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ वी डी का स्क्वायर, बराबर पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वी डी का स्क्वायर। वी डी की वैल्यू आपको पता है, इस वैल्यू को आप पुट करके क्या पॉइंट सी का प्रेशर निकाल लेंगे। अब देखिए पॉइंट सी का प्रेशर आ गया, यहां पर आपने क्या यूज किया, स्टैटिक या डायनामिक? यहां पर अभी आपने डायनामिक का कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन अब आप इस नीचे वाले कंटेनर को देखिए, इसमें यहां पे ये फ्लूइड राइज करके यहां तक पहुंच गया। अब आप यहां पर इस सिचुएशन में स्टैटिक की कंडीशन लगा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो आप इस पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं क्या? यहाँ का पी नॉट है, यहां से आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? आपको समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस रो जी एच टू, और इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो वही तो होगा जो पॉइंट सी का प्रेशर है, क्योंकि ये पॉइंट सी से कनेक्टेड है। वही वाला कॉन्सेप्ट वेंचुरी मीटर वाला, सेम कॉन्सेप्ट है वही वेंचुरी मीटर वाला। तो पी नॉट माइनस रो जी एच टू बराबर पीसी, पीसी है पॉइंट सी का प्रेशर। क्या पॉइंट सी का प्रेशर आपको पता है? पता है, यहां से आप एच टू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके 9 10 11 11th में डाउट आ रहा है, तो 9th कौन पूछता है बे? 9th में भी फेल हो गए, शर्म कर लो, शर्म थोड़ी सी। 11th बताऊंगा, देखना भाई 11th।
तो पहले तो आप ये समझ लो इस बात को, इस तरीके से दो प्लेट्स हैं, H2 के आधे क्वेश्चन इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो अपनी ये थोड़ा सा स्किल्स को इम्प्रूव करना, जब भी आपको वक्त मिला करे ना, तो थोड़ा सा आप रीडिंग की हैबिट्स को डेवलप करो 12th क्लास में जाके, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आधा सवाल तो आपसे वैसे ही हो जाएगा। देखो भाई, ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने कि दो प्लेट्स हैं और उन दो प्लेट्स के बीच में इस तरह की सिचुएशन है, और इन दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये फ्लो होते हुए नीचे आ रहा है और ये स्टेडी स्टेट में है। अगर मैं इस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक बात बताना, इस पानी पे नीचे क्या लगेगा mg? मानते हो इस बात को? और जब ये प्लेट्स की सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड मार रहा है, क्या मार रहा है बेटा? स्लाइड मार रहा है, तो क्या यहां से इसके ऊपर विस्कस फोर्स नहीं लगेगा? ऊपर यहां से और यहां से दो प्लेट हैं तो दोनों तरफ से लगेगा विस्कस फोर्स। लेकिन ये बोला गया स्टेडी स्टेट में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। पहले ये बताओ, ये वाली इक्वेशन समझ में आई? क्यों भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है, एफ बी की वैल्यू बताना क्या होती है? विस्कस फोर्स तुमने निकाला प्लेट के केस में, ईटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और मास। एक बात बताना, क्या आप इस पानी का मास लिख सकते हैं? मास क्या लिखेंगे? मान लो इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, इनके बीच में गैप दिया हुआ है डी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम? आपको समझ आ रहा होगा, वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी, ए इंटू डी स्मॉल डी, दिस इज द वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इंटू जी। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपके पास यहां से डीवी बाई डीवाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी? रो डी जी डिवाइडेड बाय 2 ईटा, वैल्यूज को पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। सभी वैल्यू को ऐसा यूनिट में रखना। एन की वैल्यू आपको 5 पॉइंट दी हुई है, 5 मत रख देना, 0.5 रखना इसकी वैल्यू को। और जो डी ए डी दैट इज द गैप, वो 1 mm दिया हुआ है, इसको क्या रखोगे? 10 की पावर -3 mm। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर तुम वेलोसिटी की प्रोफाइल देखोगे तो पता है वेलोसिटी की प्रोफाइल कैसे बनेगी? बताता हूं। मान लो इस प्लेट्स को मैं ऐसे बना लूं, तो देखो यहाँ पे सरफेस वाले पॉइंट्स की तो वेलोसिटी 0 होगी, और सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये होगा वेलोसिटी का प्रोफाइल। इस तरीके से। अभी क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 तो बताने लायक है ही नहीं। नेक्स्ट, एक वैसा पूछा है, सर फोर्स लिक्विड लेयर के बीच में नहीं लगेगा। बेटा लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, उस फोर्स का हम क्या करेंगे? इंटरनल फोर्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो हम तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को ही कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13 आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। 13 में थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। अगर आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हो तो उसी का कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा एक बात बताना मुझे, वैसे तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो चलो पूछ लेते हैं। टेम्परेचर को चेंज करने पर डेंसिटी चेंज होती थी? देखना, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 + गामा डेल्टा टी।
अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेंसिटी का वेरिएशन ये आता है कि डेंसिटी टू द मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो एक्सप्रेशन ये बन जाता है। तो यहां पर इन लोगों ने क्या गेम खेला है, जरा उस गेम को समझते हैं। The height of a liquid in a left vertical column is 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक है। लेकिन यहाँ का जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन को लिक्विड की हाइट नहीं मालूम, मान लेते हैं वो H2 है। कितनी है H2? तो आपसे ये हाइट का डिफरेंस पूछा जा रहा है। एक बात बताना, हॉरिजॉन्टल लेवल पर इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा? अगर बेटा प्रेशर सेम है तो आप यहां से तो आएंगे तो क्या लिखेंगे? रो जी, इसको सपोज मैंने H1 बोल दिया, रो नॉट जी इंटू H1, और यहां से डुबकी मार के आओगे तो क्या लिखोगे? रो। लेकिन रो रो नहीं है उसका, वो कितना है? रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू जी इंटू H2। आया ना? आइए समझ आया? रो नॉट से रो नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर H1 की वैल्यू दी हुई है, क्या H2 की वैल्यू आ जाएगी? और अगर आपके पास H2 का वैल्यू आ गया बेटा तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा एक सवाल। ठीक है, इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ू? हाँ, आप चाहें तो इसके बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 14, 15 ये तो ही गए होंगे, क्लास नोट्स के क्वेश्चन है। 16 में डाउट है? ये कौन पूछ रहा है 15? हलवा सवाल है, क्लास नोट्स का सवाल है 15। ठीक है बेटा सर्वेश, 15वां सवाल जो है क्लास नोट्स का सवाल है, जाकर के क्लास नोट्स पढ़ लो एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू बाई थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। अगर इसका वॉल्यूम अभी v है तो इसका 2/3 जो है वो सबमर्ज है, ऐसा हमें बताया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 2v/3 है और इस समय ये फ्लोट कर रहा है, तो बॉइंट फोर्स जस्ट mg को बैलेंस कर रहा है। अब इसको क्या किया, नीचे लेकर के गए। अब ये बोला जा रहा है कि जब इसको हम नीचे ले गए तो किसी पॉइंट पे जाकर के इक्विलिब्रियम आ गया। तुम्हें लग रहा होगा इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा, ये तो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है उसको अगर आप नीचे ले जाएंगे और जब छोड़ेंगे तो उस पर बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा तो ऊपर आएगा। लेकिन ये बैलून के साथ क्या होगा, जब आप इसको नीचे ले जा रहे हैं तो इस पर प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इज कांस्टेंट। पानी का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो हाइट ऑफ अ वाटर बैरोमीटर इज 9 मीटर। तो अब आप ये सोचिए इक्विलिब्रियम में कहां पे आएगा। अब आप ये सोचकर दिमाग चलाइए, ये इक्विलिब्रियम पे वहीं पे तो आएगा जहां पे इसका खुद का एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाए, 2v/3 हो जाए। क्योंकि जब पूरा सबमर्ज कर दिया तो हमें तो mg को बाइंड फोर्स के बराबर करना है। mg तो कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाइंड फोर्स चेंज हो गया। लेकिन अगर इसका टोटल वॉल्यूम ही 2v/3 हो जाएगा, क्या हमारा काम हो जाएगा? तो मान लीजिए ऐसा यहां से h हाइट नीचे आने के बाद हुआ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऊपर P नॉट इंटू वी, ऊपर कितना P नॉट इंटू वी, नीचे फाइनल प्रेशर इंटू वी, और वी की वैल्यू कितनी होगी? 2v/3। नहीं आया समझ? खत्म हो चुका है सवाल। फाइनल प्रेशर आ चुका है आपके पास, फाइनल प्रेशर हो जाएगा 3p0/2। ऊपर P नॉट है तो इसका मतलब h हाइट नीचे आने पे P0/2 और बढ़ जाना चाहिए। समझे? अरे भाई जब ये नीचे आएगा
तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाएगा। सोचो आराम से। ओके आगे बढ़ते हैं। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट 17 तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। और बताओ। क्वेश्चन नंबर 19। 19 ठीक ठाक सवाल है, देख सकते हैं। यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये निडल वाला सवाल है, इस पे टेंशन का फोर्स इधर लगेगा टीएल, और एक टेंशन का फोर्स इधर लगेगा टीएल। टी क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन है। टी क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन। टी है ना कि कुछ और है? मतलब टी नहीं, एस मान लेते हैं, टी तो टेंशन होती है। देखना ये हो गया एस एल और ये भी हो गया एस एल, ठीक है। एक बात बताना, मान लो ये एंगल थीटा है और नीचे क्या लगेगा? एम जी, लेकिन वेट पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो एम जी को मैं क्या लिख सकता हूं? वेट पर यूनिट लेंथ है ना, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? 2SL sin थीटा बराबर लैम्डा एल। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अब देखो साफ साफ दिया हुआ है कि y की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो इसका मतलब थीटा बहुत छोटा है, और अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2SL tan थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा एल। और यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस ट्रायंगल को देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? y अपॉन ए। 2SL y अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। एक जनाब कह रहे हैं कि सर वहां पे जी भी होगा। बेटा जी नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, वेट पर यूनिट लेंथ है। वेट पर यूनिट लेंथ है ये। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये एसएल इधर क्यों लगा? क्योंकि एसएल जो है वो हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैं आपको यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब आप Q बराबर ए बी लिखते हैं ना, तो उस चीज में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल वाली वेलोसिटी तो वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं। यानी क्या बोला? बता देंगे भाई, बता देंगे, 18 भी बता देंगे। खून क्यों पी रहे हो यार? आखिरी क्लास है कि प्रसाद लेके जाओगे आज चले? 18 18 18 बता तो रहे यार, क्यों पीछे पड़े रहते हो? देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कंटेनर है, और मान लो बारिश हो रही है और रेन ऐसे आ रही है, रेन ऐसे फॉल हो रही है, और इसकी वेलोसिटी है v। तो एक बात बताना, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये 20 है, 20, 22 नहीं है।
तो बताना वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा इस कंटेनर के अंदर जाने के लिए? पैडल वाला तो पानी बाहर फैला देगा। अगर इसके अंदर पानी कलेक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा होगा? जो सरफेस के पैरेलल है या सरफेस के परपेंडिकुलर? सोच करके बताओ। a इंटू वी तो हम लिखते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी सोचा नहीं इसमें a इंटू वी में v वो होता है या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होगा जो सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? तो ये इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। जैसे कि इस सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी 60 डिग्री पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ इसके कौन से कंपोनेंट से मतलब है? v cos 60 वाले से। तो जब मैं यहाँ पे q लिखूंगा तो a इंटू वी में v क्या लूंगा? v लूंगा या v cos 60 लूंगा? v cos 60 लूंगा। उसी तरीके से इस वाले सवाल को देखिए, यहां पर भी सरफेस ऐसे है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है आपको। क्या कर पाओगे? गलती समझ आ गई आप सभी को? ये वाली बात मैंने पहले कभी बताई है, TMP1 के बैच के स्टूडेंट्स को बताया था जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था। एक सवाल आया था उस समय, TMP1 वालों को शायद याद होगा। एक अम्ब्रेला वाला सवाल आया था, वो रोकता था रेन को, असाइनमेंट में आया था। सबको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को याद होगा शायद। ठीक है, कि जब बारिश टकराती है तो वही पार्टिकल्स टकराएंगे जो उस अम्ब्रेला की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। आगे बढ़ते हैं। 21, 22, 23, 24 देखो। जो जो मुझे लग रहा है कि बताने लायक है मैं वो बता रहा हूँ, है ना? जो मुझे लग रहा है कि हाँ डाउट हो सकता है। देखो 24 वाला आसान है। 24 वाला क्या क्वेश्चन पढ़ करके एकदम से समझ में नहीं आता। पहले मैं बता लूं जिन क्वेश्चंस को मुझे बताना है, उसके बाद तुमसे भी पूछ लूंगा कि तुम्हें किस किस में डाउट है। ठीक है, एक बार मैं बता लूं अपनी तरफ से। क्यों बंसल साहब, एक बार मुझे बता लेने दो। देखो यार, ये एक प्लेट है और ये प्लेट एक हवा में रखी हुई है, और इस प्लेट के ऊपर की सरफेस से ना हवा फ्लो हो रही है। अब होगा क्या, समझना इस बात को, कि तुम्हें ये सिचुएशन देख करके ये बात समझ में आ रही है, अगर ऊपर से हवा जा रही है तो यार ऊपर वाला प्रेशर तो कम हो जाएगा। मान लो ऊपर प्रेशर P1 है और नीचे का प्रेशर P0 है, तो आप ऊपर तो ये लिखोगे P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और नीचे तो सिर्फ B0 लिखोगे क्योंकि नीचे से हवा नहीं जा रही है। तो यहां से ऊपर वाला जो प्रेशर है वो कितना आ जाएगा? P0 माइनस के हाफ रो V स्क्वायर। ये समझ आया मैंने क्या किया? बर्नौली लगाई है, एक ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन के लिए, एक नीचे वाली स्ट्रीम लाइन पर। तो देखो ये आ गया। अब प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, और ये जो है ये इस पॉइंट पे हिंज है, हिंज। एक बात बताना, अगर कोई चीज हिंज होती है तो फोर्स एनालिसिस करना चाहिए, टॉर्क एनालिसिस करना चाहिए? टॉर्क एनालिसिस करना चाहिए। तो देखना, हम ये कह सकते हैं कि नीचे से जो फोर्स लगेगा प्रेशर का वो कितना लगेगा? P0 A। तो नेट फोर्स प्रेशर की वजह से कितना आएगा? P0 माइनस P1 इंटू एरिया इंटू सेंटर ऑफ मास भी लगाएंगे, और मान लेते हैं कि ये पूरी जो लेंथ है बेटा इसकी, वो लेंथ है A, तो ये क्या होगा? इंटू A/2। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, नहीं टॉर्क।
और इस टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg का टॉर्क, और mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो क्या लिखोगे, mg इंटू a/2, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास पे mg ऐसे नीचे लगेगा और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, a/2, तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू a/2, और इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा, प्रेशर का टॉर्क, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है। ये वही वाला क्वेश्चन है, वो लिफ्टिंग वाला अभी बता रहा था ना, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली। ऊपर से जो हवा जा रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और नीचे हवा स्टेशनरी है, तो उसकी वजह से ऊपर वाले सरफेस पे स्ट्रीमलाइन ज्यादा क्लोज आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो वहां का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से mg को बैलेंस करेगा। ऐसे तो एरोप्लेन बैलेंस होता है। तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे आप a/2 से a/2 कैंसिल आउट कर देंगे, और मुझे लगता है कि आगे ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ओके, 25 तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, साइफन ट्यूब वाला, ये तो सभी से हो गया होगा। The time interval in seconds after which the water jet ceases to cross the wall is found to be। अच्छा, तुमने एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या 22 में? तो तुमने उसमें एक गलती कर दी होगी, उसमें हाइट्स तो हम ग्राउंड सरफेस से लेते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन वाला लगा कैसे पाओगे, क्योंकि उसमें ये नीचे से ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये तो थोड़ा सा ही खाली होगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है ही नहीं। एक्सेलरेशन से भी आ जाएगा, लेकिन तुमने गलत तरीके से किया है। एक्चुअली में वो तो एक लेवल तक ही खाली हो पाएगा ना भाई, तो तुमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे ले ली, और दूसरी बात यहाँ ग्राउंड से हाइट ली जाएंगी, तुमने गलत तरीके से सॉल्व किया इसलिए आंसर नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन से मत करो, जनरल तरीके से करो, मेहनत बराबर लग जाएगी, क्योंकि उसको आपको वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना उसी टाइम पर, तो उससे बढ़िया है कि उसी मेथड में वैल्यू पुट कर लो। हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोनों तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दोनों तरीके से आ जाता है। जिन लोगों का नहीं आ रहा वो एक बार चेक करें कि उन्होंने क्या गलती करी है। Capillary of radius is dipped vertically in a liquid of density. Small is inserted, which maintains the constant pressure. क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में? हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस दिया हुआ है, तो इसका मतलब कांटेक्ट एंगल कितना हो गया, 0। आपको इस पॉइंट का प्रेशर दिया हुआ है बेटा, ये तो सबसे चूरन सवाल था। ये कैसे नहीं हुआ बे? यहां से डुबकी मार के नीचे ही तो आना था तुमको। तुम इतनी देर से 18 पूछ रहे थे, हमको लगा रॉकेट साइंस होगी इसमें। हम भी क्वेश्चन पढ़ने लग गए ऐसे ध्यान से कि पता नहीं क्या पूछा है। यहां से तुमने डुबकी मारनी है, नीचे चला आना है। बताओ यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 प्लस रो जी एच, और यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P0। नहीं सॉरी, सरफेस टेंशन भी कंसिडर करनी है। तो यहां से चलेंगे P1, जैसे अंदर कूदोगे। अच्छा, तुमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या, H बराबर वो वाला 2s अपॉन रो आर जी? हाँ, समझ गया। जिन्होंने ये फॉर्मूला लगाया उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो प्रेशर है वो P0 नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको तो यहाँ से डुबकी मार के नीचे जाना होगा भाई। P1 माइनस 2s बाय आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P0।
वो तो तभी लग सकता है ना फॉर्मूला जब ट्यूब ओपन होगा। मैं समझ गया, तुमने देखा ही नहीं भाई ये ऊपर कहानी क्या लिखी हुई है। भाई यहाँ से आंसर आ रहा है ना सभी का, यूनिट्स का बस ध्यान रखना। कुछ कह रहे हैं कि पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया है पीछे। अच्छा, क्या गलत दिया हुआ है आंसर में? स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आंसर 87.2 आ रहा है। अच्छा अच्छा, समझ गया। 87.2 दिया हुआ है, लेकिन आ रहा है 80.72। 87.2 आ रहा है, दिया 80.72 है। ठीक है भाई, वो करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को? आंसर करेक्ट कर लेना उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो S2 होगी डिस्कस। आगे बढ़ूं? और कोई सवाल एक आध तुम्हारा रह गया हो ना तो उसका तुम बाद में पूछ लेना। मुलाकात तो हो ही जाएगी अब एक दो दिन बाद अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। जी एडवांस बताइए भाई। और मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे कोई भी ये मैसेज नहीं करेगा कि सर आप कौन से बैच में पढ़ा रहे हैं, आपको अपना बैच पता चला, भाई साहब मैंने उसको ब्लॉक कर देना है अगर ऐसा मैसेज किसी ने किया मुझे, तो पहले बता देता हूँ। कोई भी मुझे ये मैसेज नहीं करेगा कि सर आप कौन से बैच में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार मुझे, मैंने बता कितनी बार बताऊं एक ही चीज कि मुझे नहीं पता ना, मुझे एक रात पहले पता चलता है। अब तुम पूछोगे, मैं बोलूंगा नहीं बेटा पता नहीं है, फिर तुम्हें लगेगा अरे सर झूठ बोल रहे हो, तो तुमसे कौन माथा पच्ची करेगा? तुम मानते तो वैसे किसी की बात नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास मैसेज आ रहे थे इस तरीके के कि सर कौन सा बैच में पढ़ाओगे क्या। भाई जहां पढ़ाएंगे पढ़ा लेंगे, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? चलो भाई जल्दी आ जाओ। जी एडवांस में बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है। 8 9 10 तो देखते ही हो गए होंगे, बस इन क्वेश्चन को मत दिखाओ मुझे, रोना आ जाता है देख करके। कि कौन है भाई साहब जो 5 और 6 पूछ रहा है? अबे 5 का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, सो रहे हो क्या? भाई नींद में हो क्या? देखो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ जो मुझे लगता है बताने लायक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, देखना ध्यान से। अगर मान लो, लॉजिकली बताऊंगा बिना पेन चलाए, सुनना ध्यान से, मतलब पेन चलाऊंगा थोड़ा ही चलाऊंगा, लेकिन अगर कंटेनर की डेंसिटी आधी होती लिक्विड की, कंटेनर की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी का आधा होता, तो जब आप कंटेनर बनाते और आप ये चाहते हैं कि कंटेनर आधा पानी से भरा रहे, हाफ सबमर्ज, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन हाफ सबमर्ज स्टेट इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन अ हाफ सबमर्ज स्टेट, मतलब आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है। देखो ये वाली कहानी होती, ये इतनी कहानी। अगर मैं कहूं कि कंटेनर जो है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो भी आधा है और ये भी आधा है, तो आप खुद सोच करके देखिए, ये तभी संभव हो सकता है जब कंटेनर जो है वो इस लिक्विड के कंपैरिजन में
उसका मास आधा हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से सोचो, किससे? आर्किमिडीज। उसने इतना पानी डिस्प्लेस किया तो इतना बॉइंट फोर्स लगाया, जिसमें से इतने इलाके में तो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब इतने इलाके का जो मास है पानी का, वो इस पूरे कंटेनर के मास के बराबर होगा। सोचो आराम से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा टोटल उसने कितना पानी खाली किया। क्या उसने इतना पानी खाली किया? लेकिन इतने में से इतने में तो ऑलरेडी पानी भरा ही है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो है, जितनी थिकनेस होगी कंटेनर की, उतने मास को बैलेंस करने के लिए यहां पर ये पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो बताना, अगर कंटेनर की डेंसिटी जस्ट आधी हुई तो ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं? अबे आ रहा है समझ कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 1 देखना है S2 का, यही सेम सवाल है। तो अब एक बात बताओ, अगर कंटेनर की डेंसिटी इसके आधे से ज्यादा होती तो कंटेनर ज्यादा हैवी हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि h/2 ही रहे, मतलब हम बाइंड फोर्स कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो अगर तुमने कंटेनर का डेंसिटी बढ़ा दिया और तुम चाहते हो कि h/2 ही सबमर्ज रहे, मतलब ऊपर वाला फोर्स कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब इसमें पानी का जो लेवल है अंदर वो कम करना पड़ेगा। क्योंकि तुम तो यही चाहते हो ना बेटा कि हमेशा बाइंड फोर्स जो है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर रहे, और ये कांस्टेंट कर दिया तुमने। तो अगर तुम इस m को बढ़ाओगे तो इस स्मॉल m को कम करना पड़ेगा, और अगर तुम इसको कम करोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आया समझ अभी भी? तो इसका मतलब ये हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंटेनर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के आधे से ज्यादा हुई तो हमें अंदर जो पानी भरा है वो आधे लेवल से भी नीचे भरना पड़ेगा, और उससे ज्यादा हुई तो हमें ऊपर तक भरना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। देखो इस चीज को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहां पर पानी को जो डिस्प्लेस किया वो है 500 ग्राम। कितना ग्राम? 500 ग्राम टोटल पानी को जो डिस्प्लेस किया। और मान लेते हैं कि कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, सपोज लेट अस अज्यूम वो कितना भरा हुआ है? 300 ग्राम। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 ग्राम। इस 200 ग्राम को कौन बैलेंस कर रहा है? इस कंटेनर का वेट। तो जितना इसने इतना पानी डिस्प्लेस किया वो इसके टोटल वेट के बराबर है, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब डेंसिटी आधी होगी। अब सोचना काफी है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, आप एक बार क्या करें, पूरे बॉडी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। अगर आप कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप सीधे लिख देंगे कि ऊपर वाला बाइंड फोर्स बराबर नीचे वाला mg। और एक बार क्या करें, आप किसी भी एक इंडिविजुअल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप एक बार कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या है कि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन गलत है। 16 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने जुगाड़ लगा के निकाल दिया है।
और उन्होंने इसके पीछे 2-3 अप्रोक्सीमेशंस लिए। पहला अप्रोक्सीमेशन तो यही ले लिया उन्होंने, क्या बता देता हूं। उन्होंने इस हाइट को नेग्लेक्ट कर दिया, ये वाली हाइट, पहला अप्रोक्सीमेशन। फिर दूसरा, उन्होंने हवा की स्ट्रीम लाइन के अलग बर्नौली लगा दी है और उसमें पानी की डेंसिटी लिख दी है। मैं चाहता हूं यार इस क्वेश्चन को छोड़ दो, फर्जी क्वेश्चन है ये, पता है। आंसर लाने को मैं ला दूंगा, लेकिन उसमें फिजिक्स की बैंड बच जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फिजिक्स की क्यों बैंड। अब बताना, ये हमको क्वेश्चन में बताया ही नहीं था कि ये हाइट नेग्लेक्ट करनी है, लेकिन आंसर तभी आएगा जब इस हाइट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब हम ये मान करके चलेंगे यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या है, सेम है। तो आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है। लोग बता तो देते हैं, बता मैं भी दूंगा, लेकिन वही बात है, अब गलत फिजिक्स लगा करके सवाल का आंसर निकालने के लिए तुम्हें जबरदस्ती सिखाऊं, क्या मतलब है। उन्होंने किसी की भी डेंसिटी किसी के भी बराबर कर दी है, भगवान जाने क्या किया है। मुझे लगता है भाई कुछ हाई हो रखा था। अब क्या किया, उनसे क्वेश्चन गलत तो हो गया, लेकिन उन्होंने बोनस नहीं किया, क्योंकि अगर बोनस कर देते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। तो उन्होंने बस जबरदस्ती कैसे भी करके उसको सॉल्व करके आंसर बता दिया है, लेकिन अब आंसर गलत तरीके से निकला है। ऐसे तो जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 13 था, आपने देखा होगा, 13 में भी तो ऐसा ही हुआ है। इसलिए लीव दिस क्वेश्चन, ओके। आगे बताओ, 18, 19, 20, 21, 22 और लास्ट 23। अठारह, 22, 23, 18 तो हो जाना चाहिए था। 18 में कैसे दिक्कत आ गई तुम्हें भाई? क्या तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है? और अगर तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, तो इस फॉर्मूले में जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारा रेशियो अपने आप ही आ जाता है। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारा वो रिलेशन नहीं आ रहा होगा। एक काम करना, बॉडी की डेंसिटी और इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो ना, तो ये एक रिलेशन यहां से आ जाए। mg को किसके बराबर कर दो, बॉइंट फोर्स के बराबर। जब आप mg को बॉइंट फोर्स के बराबर करोगे तो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड्स की डेंसिटी में ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा ये रिलेशन नहीं आ पा रहा होगा तुम्हारा। तो यहां से ये रिलेशन आ जाता है, तो जब तुम डिफरेंस निकालते हो ना, तो वो वैल्यूज बराबर हो जाती है, क्योंकि फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का डिफरेंस सेम होगा। क्लियर? एक मिनट रुको भाई, चार्जिंग में लगा ले। दोबारा ट्राई करना इस क्वेश्चन को। तो मैंने उस दिन भी बताया था, जेई एडवांस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, क्लीन है एकदम। तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन से हेल्प लीजिए ना यार। जब इतने बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन, इतने बढ़िया सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कॉन्सेप्चुअल। और कोई? 22, 23, 23 ये वही क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों केसेस में जो लिक्विड का लेवल जहां तक राइज करेगा वो हाइट अलग अलग आएगी। क्यों अलग अलग आएगी? क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल्स ही अलग अलग दिए हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, एक केस में कॉन्टेक्ट एंगल 0 है और दूसरे वाले के लिए कॉन्टेक्ट एंगल कितना है, 60 है।
तो यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा कि मान लीजिए कि जब आपने इस तरीके से सबमर्ज किया, देखना ध्यान से, इस तरीके से सबमर्ज किया तो T1 नीचे T2 ऊपर, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके सामने। तो आपको पता है यहां से डुबकी लगा करके यहां चले जाओ, ये तो वही है डुबकी मार करके नीचे जाने वाला क्वेश्चन। और इस वाले केस में यहां तक ये राइज कर जाएगा और यहां पे वो कर्वेचर बनाएगा। तो फिर से आप इक्वेशन लिख दो, 2 इक्वेशन लिख लो, सॉल्व हो जाता है। 2s बाय रो आर जी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है और आपकी 2 वैल्यूज आ जाती है। क्लियर? करना है इसको, ट्राई करना भी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है दोनों केसेस के लिए अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल अलग अलग है तो अलग अलग लेवल तक राइज करेगा ना। वेट ऑफ वाटर इन मेनिस्कस का मतलब नहीं समझ आ रहा? वेट ऑफ वाटर इन मेनिस्कस का मतलब ये है, जैसे मेनिस्कस ऐसे बनता है, तो ये वाला वेट जो है इसको बोलते हैं वेट ऑफ अ वाटर इन मेनिस्कस। ठीक है, दोबारा ट्राई करना, नहीं हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मुलाकात होता। चलिए भाई, इसी के साथ मेरी तरफ से फ्लूइड समापन हो चुका है। सर क्वेश्चन नंबर 20 में चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछा है ना? हाँ बेटा पूछा है, क्या करें? अब एससीबी पे डिस्कशन कर लेते हैं। कितने बजे तक क्लास एक्सटेंड होगी? 9:45 तक, ओके। एससीबी पार्ट 1। बताओ भाई, ऑब्जेक्टिव में कौन से में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये फंडामेंटल इक्वेशन है प्रेशर की, ये तो हमेशा ही वैलिड होगी, लेकिन एक एलिवेटर के अंदर ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जी नहीं आएगा, वहां फिर जी इफेक्टिव आएगा। तो एक एक्सेलरेटिंग एलिवेटर के अंदर सेकंड इक्वेशन इज नॉट वैलिड बट द फर्स्ट इक्वेशन इज वैलिड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो डेफिनेशन है। नहीं ये क्या लिखा हुआ ये पूछ रहे हो, ये तो अच्छा अच्छा, ये नहीं समझ आया होगा तुम्हें। अबे नालायक को, ये मैंने बताया तो है तुम्हें, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तब। अभी 12th में एंटर होगे तो वहां बता दिया जाएगा। और बताओ 3 4 5 6 7 8 8। ये तो आपको पता है बैरोमीटर के अंदर जो आपका कप होता है, ये कप है, तो यहां तो प्रेशर 0 ही होता है ना, अगर कोई भी एयर ट्रैप नहीं होगी तो। और यहाँ पे इस लेवल पे जो प्रेशर है वो पी नॉट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ये बताया था ना फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता था, एयर ट्रैप हुआ करती थी, तो एयर ट्रैप हो जाने की वजह से उसकी वजह से भी प्रेशर आ जाया करता था, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइट 76 सेंटीमीटर तक राइज करनी चाहिए वो अब उतनी राइज नहीं करेगी, उससे कम राइज करेगी, क्योंकि जब आपने कॉर्क को रिमूव किया तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें कुछ एयर ट्रैप हो जाएगी।